नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे कुछ सुरीले नामों और संबंधों के बारे में बातचीत करते हैं। राजेश, नरेश, मुकेश, ब्रजेश, महेश, शैलेश, गिरीश, योगेश, दिनेश, रमेश, यतीश, सुरेश, सुभाष, सतीश, ये नामकरण शब्दकोश के किसी अध्याय के अंश नहीं हैं। हमारे कुटुंब की 2 पीढ़ियों के बालकों के नाम रहे हैं। बहुत सुर में थे ये नाम और संबंध भी। अब ये सब लोग उम्र से 60 और 70 के ऊपर या करीब होने को आए हैं। ये तो फिर नाम हैं जो स्कूल में प्रवेश के समय दर्ज कराए गए थे। कुछ की पहचान तो बोलते नाम से ही अब तक कायम है। एक विवाह समारोह में एक युवक ने मेरे पांव छुए और बताया कि अंकल, मैं प्रतीक हूँ। मैंने पहचानने में थोड़ा समय लगाया तो उसने तुरंत मेरी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, अरे अंकल, मैं भैयू जी का बेटा हूँ। मैंने स्नेह से उसे गले लगा लिया। मेरे बचपन के मित्र और हमउम्र रिश्ते में काका को भैयू के अलावा और कैसे जान सकता था। टुन्ना जी टुन्ना साहब कहलाने लगे। मुन्ना जी बड़े होने से मुन्ना साहब हो गए, किंतु बहुत कम लोग जान पाए कि उनके असली नाम क्या थे। इसी रिदम में मुन्ना के साथ बहन मुन्नी भी रहेंगी। टुन्ना हैं तो उनकी बहन निश्चित ही टुन्नी कहलाएंगी। अब बुग्गा को ही लीजिए, वे अब भी बुग्गा जी ही हैं। हमारे बच्चों के वे बुग्गा अंकल हो गए हैं, किंतु उन्हें उनका असली नाम पता ही नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि इन सबके स्कूली नाम अच्छे नहीं थे। वे बहुत सोच समझ कर रखे गए थे। अभिजात्य नाम थे, परंतु बुग्गा जी को कोई राहुल से या भैयू जी को शरद से, टुन्ना जी को इंद्रजीत के नाम से या मुन्ना साहब को प्रदीप कुमार नाम से आज भी कोई संबोधित नहीं कर पाता। कुटुंब इतना विशाल होता था कि बाहर से आने वाला अनजान व्यक्ति जान ही नहीं पाता था कि किस बच्चे के माता पिता कौन हैं। महेश जी के पिताजी किताब की दुकान पर साथ आए ब्रजेश को भी अगली कक्षा की किताबें खरीद कर दे देते थे। शैलेश को दोपहर का नाश्ता गिरीश की चाची करवा देती थी। फोटोग्राफर आता तो आधा घंटा ग्रुप फोटोग्राफ की तैयारी में लगता था। अब अपने अपने सेल्फी हैं। लोगों के समूह में भी बच्चों के प्रति अधिकारपूर्ण व्यवहार से ही अनुमान हो जाता है कि फलां बच्चे की माँ बाप कौन से हैं। एक किस्सा याद आ रहा। गर्मी की एक दोपहर को कुटुंब के कोई 7-8 बच्चे घर के पिछवाड़े बाड़े में खेल रहे थे। पास के गांव से ग्रामीण दंपत्ति शुद्ध घी बेचने आया करते थे। उस दिन भी आगे मुख्य द्वार की चौखट पर बैठकर दादी और माँ उनसे मोल भाव कर रहे थे। धूप में आए थे तो माँ ने उन्हें ठंडा पानी लाकर दिया। थोड़ी देर सुस्ताने लगे, तभी हम बच्चों का खेल खत्म हो गया और बाड़े से निकलकर एक बच्चा चौखट पार कर बाहर निकलने लगा। अब मैदान में जाकर खेलना था। वे घी बेचने आए ग्रामीण दंपत्ति हम सबको देखते रहे। मैं और मेरा भाई सबसे पीछे थे। तभी मैंने पीछे से सुना कि घी वाली औरत दादी से पूछ रही थी, काय हो माँ साहब, ये सारा नाना नानी इन्हीं लाड़ी काज है? मतलब क्या ये सारे 7-8 बच्चे तुम्हारी इस बहू के ही हैं? मेरी माँ की उस वक्त क्या हालत हुई होगी, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। दरअसल उस औरत का प्रश्न भी गलत नहीं था। उस जमाने में 7-8 बच्चों के माता पिता हो जाना अधिक आश्चर्य की बात भी नहीं हुआ करती थी। अब तो माइक्रो फैमिली का समय आया है। इसमें ये बात शायद अविश्वसनीय लगे, किससे कहानियों की तरह लगे,
बच्चों के जो नाम अब आ रहे हैं उनमें ऐसी लय नहीं देखने को मिलती। बीट्स की तरह खंड खंड बजते हैं नाम और संबंध। आइए बचपन के इन मस्ती भरे दिनों और दोस्तों को याद करते हुए थोड़ा सा बड़ा बन जाते हैं। मेरी इस कविता के साथ ये कविता सुनिए। शीर्षक है स्वाद। खट्टे कसेले की मौजूदगी के बावजूद बहुत बड़ा हिस्सा मीठा ही था उन दिनों। सलीम और मैं दौड़ते चले जाते थे घंटी बजते ही दत्त मंदिर की ओर। प्रवचन के बाद बटने लगता था गोपाल काला, दही से बनता था दोस्ती का वह स्वाद। बना हुआ है अब तक, कैसे भुलाया जा सकता है खालिस दूध से बना शरबत। कमरू आपा के प्यार जैसा मधुर, इस्माइल चाचा की रेवड़ियाँ और रोट माँ के बनाए लड्डुओं की तरह घुलते जाते थे मुँह में। नहर बन गई गली में, मछलियों की तरह बहकर आते थे भुट्टे और ककड़ियाँ। किशोर, बुग्गा, भैयू और सलीम सब मिलकर करते थे शिकार। गर्म पकौड़ों की तरह लगता था उनका स्वाद बरसात में भीगते हुए। स्वाद तो सेव परमल का भी कुछ कम नहीं होता था, जो होली की रात चंदे की रकम से खाते थे हम बच्चे। पिता की दुकान से चुरा कर लाता था अब्दुल प्याज और हरी मिर्च। चखा तो नहीं पर देखा जरूर है विष का असर। खंडहर की खुदाई करते हुए मंगल का अमंगल देखा है। कॉलेज के दिनों में साइनाइड चख लेने का दावा किया था एक प्रोफेसर ने, तो हंसे थे सब लोग। जीवित बचे तो पागल कहा जाने लगा उन्हें। झूठा नहीं था रसायन विज्ञानी। हो सकता है अधिक विषैले की उपस्थिति ने बेअसर कर दिया हो जहर का असर, या भीतर के किसी विष निरोधक तत्व ने किया हो जमकर मुकाबला। विष का असर देखा जा सकता है अब भी आसानी से। रंग नहीं, अब स्वाद से एकाकार होता है गिरगिट। फलों, सब्जियों और अनाज के स्वाद में ऐसे घुलता है कि पहचानना मुश्किल है विष का स्वाद। मनुष्यता के आंगन में घुसे आ रहे हैं विषैले जंतु। घुल रहा है साइनाइड आबो हवा में धीरे धीरे। नदियाँ, भाषाएं दूषित होने लगी हैं। पागल प्रोफेसर कहाँ हो तुम? पागल प्रोफेसर कहाँ हो तुम? बताओ यह किस खतरनाक रसायन का विस्तार है। चखो इसे ठीक से, घोषित करो इसका सही सही स्वाद। विष के खिलाफ रणनीति बनाने में स्वाद का विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो गया है अब। स्वाद का विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो गया है अब। तो ये थी हमारे उस सुनहरे समय की सुरीली स्मृतियाँ। हो सकता है कुछ ऐसा ही जीवन, ऐसा ही बचपन, ऐसा ही समय आपके जीवन में भी रहा हो। बहुत मधुर लगता है जब हम उस बीते समय को याद करते हैं आज के समय में। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद। पुनः पधारें।